Hello students, today we shall do case studies, that is section E of CBSE sample question paper, the latest one. And let's see question number 36. Now in case studies students, do not give a lot of time in reading the initial storyline. जो शुरू में होता है उसको बहुत ज़्यादा आपने टाइम नहीं लेना, बहुत एक सरसरी तौर पे आपने उसको रीड कर देना है. ओके, लेट्स सी. जैसे कि मैं पढ़ूंगी इसको अभी. मनप्रीत कौर इज़ अ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन, हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर. इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं. एट द एशियन ग्रांड प्री in 2017 is maximum distance. Keeping her role model Sanjita is determined to earn gold. Initially her throw reached 7.56 meters only. Being an athlete, she regularly practiced and morning evening was able to improve the distance by 9 centimeter every week. During the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number by 12. ना हमें थोड़ा आइडिया लग गया स्टोरी लाइन का कि है क्या. संजीता की बात हो रही है जिसने कैंप अटेंड किया है और हमें दो चीज़ें दी हुई हैं. एक हमें उसका इनिशियल थ्रो दिया हुआ है जिसे वो 9 सेंटीमीटर से एवरी वीक इंक्रीज़ कर रही है, और दूसरा हमें ये दिया हुआ है कि उसने स्टार्ट किया 40 थ्रोज से और नंबर ऑफ़ थ्रोज भी उसके इंक्रीज़ हो रहे हैं तो 15 डेज़ के कैंप में. ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह का एपी यहाँ बनेगा. नो लेट्स गेट टू द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप. यानी हमें थ्रोज वाला एपी लेना है. तो हमारा थ्रोज वाला एपी क्या था 40 एंड देन 12 से उसने इंक्रीज़ किया था. सो 52, 64 एंड सो ऑन, ये हमारा एपी था. ठीक है, हमको 11th डे निकालना है यानी हमको A11 निकालना है. यू नो दैट A11 इज़ A प्लस 10 इंटू डी कितना है हमारा 12. सो दिस गिव्स यू 40 प्लस 120, दैट इज 160 इज द आंसर टू फर्स्ट पार्ट. हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप. गॉट इट. फॉर सेकेंड पार्ट इट सेज व्हाट वुड बी संजीताज थ्रो डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस की बात हो रही है अब. ठीक है, तो डिस्टेंस वाला एपी हमारा क्या था कि सबसे पहले उसके पास 7.56 डिस्टेंस थ्रो करा, फिर 0.09 9 सेंटीमीटर से उसने इंक्रीज़ किया, जबकि 7.56 जो है ये मीटर्स में था, तो 9 हमारे पास किस चीज़ में था, सेंटीमीटर्स में. तो यानी कि डी हमारे पास हो गया 0.09 मीटर्स. तो हमारा एपी क्या बनेगा 7.56. इसमें 0.09 ऐड कर दीजिए 7.65, 0.09 हम ऐड कर देंगे 7.74 एंड देन 7.83 एंड सो ऑन. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ 6 वीक्स उसने कितना डिस्टेंस थ्रो करा. तो आप देखिए यहाँ पर आप A6 नहीं निकालेंगे क्योंकि 7.56 से उसने शुरू किया था, ये 0 नंबर ऑफ वीक पे है. आफ्टर 1 वीक डिस्टेंस वॉज 7.65, आफ्टर 2 वीक्स इट वॉज 7.74 जो कि थर्ड टर्म है, आफ्टर 3 वीक्स 7.83 जो कि फोर्थ टर्म है. तो बेसिकली वी शैल फाइंड आउट A7. ठीक है, A7 यानी कि A प्लस 6D हम निकालेंगे यहाँ पर. तो A हमारा है 7.56 प्लस 6 इंटू D हमारा है 0.09. दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. ठीक है, तो 7.56 प्लस 0.54 यानी कि 8.1 मीटर्स जो है वो हमारा आंसर आ गया है. तो इसमें आपने थोड़ा सा ये ध्यान देना है, नंबर 1 कि डी जो है वो 9 सेंटीमीटर है जबकि डिस्टेंस हमारा मीटर्स में है, और दूसरा यहाँ पे A6 नहीं निकालना है. ठीक है, इवन जो इसकी CBSE सॉल्यूशंस CBSE की साइट पे है ना, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 6 और फिर A प्लस 6D निकाला हुआ है. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स के लिए. तो n तो 6 है बट A प्लस 6D आप निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप ऊपर से AP से देख पा रहे हो आफ्टर 2 वीक्स जो डिस्टेंस है वो 7.74 है, क्योंकि ये तो इनिशियल था, शुरुआत ही इससे हो रही थी. ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 वीक्स हमारे पास 7.74 डिस्टेंस था, तो इसलिए 8.1 मीटर इसका आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स सी इसका और वाला पार्ट. व्हेन विल शी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर्स, यानी हम दूसरे ही एपी की बात कर रहे हैं. अब 11.16 मीटर वो कब अचीव करेगी, यानी हमको AN दिया हुआ है 11.16 मीटर्स और हमें N निकालना है, राइट. सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला. AN इज इक्वल टू
a plus which was 7.56, n हमें पता नहीं, we don't know n, तो n minus 1 और d हमारे पास कितना है 0.09. So this is the calculation you are going to perform. तो 11.16 में से हम 7.56 को इधर लाकर माइनस कर देंगे, we get 3.6 is equal to n minus 1 into 0.09. This is the calculation you have to do. 0.09 को हम यहाँ पे लाकर डिवाइड कर देंगे, 3.6 डिवाइडेड बाय 0.09. लेकिन अब आप ये देखिए कि यहाँ पे नीचे 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर भी 2 डिजिट बना दीजिए, और अब आप डेसिमल से डेसिमल कट ऑफ कर सकते हो, और 9 4 आपके पास 40 आ जाएगा n-1. ठीक है, अब n-1 अगर 40 आ गया तो n कितना आ गया आपके पास 41. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर द और पार्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. यहाँ आप देखिए एग्जाम में आपने यू हैव टू डू एनी वन ऑफ देम. ठीक है, आपने अगर फर्स्ट वाला कर लिया उसके बाद सेकंड वाले को करने का टाइम वेस्ट मत करना. पेपर इस बार बहुत लेंथी आने वाला है. ओके, और आप अपने 15 मिनट्स का जो टाइम होता है रीडिंग टाइम, उसमें आप ये डिसाइड कर लीजिए कि दोनों में से किस ऑप्शन में कैलकुलेशन कम है. आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हो, बट आपने दोनों बिल्कुल भी नहीं करने हैं. Alright, it's very time consuming. Let's go to the third part. Now third part says how many throws did she do during the entire camp of 15 days. अब यहाँ पे फिर से throws वाला AP आ गया. कौन सा था throws वाला AP? 40, 52 वाला. राइट, हमारे पास 2 तरह के AP थे ना इस क्वेश्चन में, एक थ्रोज पे बेस्ड और एक डिस्टेंस पे बेस्ड. अब ये वापस से थ्रोज वाला AP आ गया, और इंटायर कैंप में कितना उसने थ्रो किया ऑब्वियसली हमको निकालना है SN. Right, so SN is equal to n by 2, 15 by 2, 2 into A, that is 2 into 40 plus n minus 1. तो आप सीधा 14 लिख सकते हो यहाँ पे. You don't need to show 15 minus 1. आप फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करो. Then 14 into D, that is 12. So this calculation you have to perform. आप इसको जैसे चाहो कर सकते. तो ये आ गया आपके पास 15 by 2 into 80 plus 168, and once you solve them you get 15 by 2 into 248, and once you cancel this 124, so your final answer comes out to be 1860 throws. This is your फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट. ओके, आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो. ये भी 2 कट जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन लेके इस 2 को आप कट कर सकते हो. दैट इज ऑल योर कैलकुलेशन प्रैक्टिस. Right, so 1860 throws is going to be your answer. Okay, let's get to the next case study. Let's see question number 37. और पढ़ते हैं हम इसकी कहानी जल्दी जल्दी. Tharumya was thrilled to know that football tournament is fixed from this July to August for first time in World Cup history. Host in 10 venues. Her father felt game can be better understood. Okay, let's see. ये हमारे को फील्ड दी हुई है. तो अभी इस पूरे पैराग्राफ में हमारे काम की कोई भी चीज़ नहीं है जिसे हम अंडरलाइन करें. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. इट सेज एट एन इंस्टेंस मिडफील्डर्स एंड फॉरवर्ड फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम. फाइंड द पोजीशन ऑफ D इफ पोजीशन ऑफ अदर प्लेयर्स आर A, B एंड C. तो ये आप देखिए, आपको ये यहाँ पर ये दिया हुआ है पैरेललोग्राम. ठीक है, लेकिन इसमें हमें अब फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको यहाँ ऑलरेडी पॉइंट्स दिए हुए हैं. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द रफ फिगर फॉर दिस. सो दिस इज़ द रफ फिगर एंड आई हैव लेबल्ड द पॉइंट्स. तो आपने ऐसे ज़रूर इनको लेबल करना है एंड मेक श्योर दैट दे आर इन एन ऑर्डर. राइट, D हो गया हमारा XY. ये एक ऑर्डर में होने बहुत ज़रूरी है. A B C D. A के बाद आपने C जो है वो B को A B के बाद C आपने D की जगह पे नहीं ले लेना. ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम है तो हम निकालेंगे मिड पॉइंट. फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट मिड पॉइंट ऑफ AC. तो मिड पॉइंट ऑफ AC हमारे पास क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ AC निकालते हैं हम पहले. तो इट विल बी 1 + 6/2, 2 + 6/2. right? So what do we get? It is 7/2, 8/2, that is 4. तो 7/2, 4 हमारे पास आ गया मिड पॉइंट ऑफ AC. right? Now let's find out midpoint of BD. Midpoint of BD is x plus 4/2 and y plus 3/2. Okay, so
एंड दिस इज इक्वल टू 7/2, 4 क्योंकि मिड पॉइंट तो एक ही है. वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम मिड पॉइंट, राइट. नाउ यू विल सिंपली इक्वेट कर दीजिए. x प्लस 4/2 को 7/2 से इक्वेट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर x आ जाएगा हमारे पास 3, और y प्लस 3/2 को 4 से इक्वेट कर देंगे तो 4 2 ज़ा 8, और 8 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 5, राइट. सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, और आई कैन से दैट 3, 5 हमारा आ जाएगा आंसर फॉर पार्ट नंबर 1. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. मैं रिपीट कर देती हूँ. पहले हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे. मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2. फिर आप BD का मिड पॉइंट निकालेंगे सेम मेथड से, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम मिड पॉइंट, सो वी आर गोइंग टू इक्वेट दैम. आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है चेक इफ द गेट कीपर G, स्वीपर 3, 1 and wing back K fall on the same straight line. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू फाइंड ऑल द 3 डिस्टेंसेस. ठीक है, देखिए जैसे अगर जो 3 सेम स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स जो होंगे 3, तो उसमें क्या होगा, ये जो अगर 3 पॉइंट्स है, अगर ये 2 है ये 3 है, तो कॉर्नर वाले पॉइंट्स का डिस्टेंस 5 होगा, उनको प्लस करके सेम आएगा, राइट. तो यही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट द डिस्टेंस GH. तो लगाते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला. H का x कोऑर्डिनेट 3 और G का -3. सो 3 माइनस 3 यानी ये बन जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर, राइट, प्लस 1 - 5, 1 - 5 का होल स्क्वायर. आई होप यू नो द डिस्टेंस फॉर्मूला. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा टॉपिक मेरे चैनल पे अपलोडेड है. आप उसको बहुत स्लो स्पीड में बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो या अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो, राइट. सो दिस गिव्स मी व्हाट, आई गेट 3 + 3 6 स्क्वायर इज 36. मैं यहाँ थोड़ा सा स्टेप खा रही हूँ क्योंकि मुझे इस पर लिखने में प्रॉब्लम होती है. 1 - 5 इज -4 का स्क्वायर इज 16, राइट. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया √52. आई होप यू कैन सॉल्व दिस, राइट. एंड हम इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे, तो हम इसे फर्दर भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसके बाद लेट्स फाइंड आउट GK. GK के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे G और K इनके x कोऑर्डिनेट्स देखिए 0 और -3, यानी 0 - -3, ये बन गया 0 + 3 का स्क्वायर प्लस, और K का y कोऑर्डिनेट क्या है 3 और G का क्या है 5. सो 3 - 5 का स्क्वायर. ठीक है, सो ये हमें क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 3 - 5 होता है -2, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हमें मिल गया √13. ओके, एंड सिमिलरली नाउ वी शैल फाइंड आउट HK. हमने GH निकाल लिया, GK निकाल लिया, और अब HK निकाल लेंगे. ठीक है, आप इनको पहले बाद में भी निकाल सकते हो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस एट ऑल. तो HK का हम निकालते हैं. H और K 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर. तो ये मोर और लेस सेम आ गए, सिर्फ साइंस का डिफरेंट है. तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 - 1 होता है 2, स्क्वायर हो गया 4, सो ये आ गया √13. अब हमें देखना है कि इन सब में से रूट में हमें पता चल रहा है सबसे बड़ा है √52, ये सबसे बड़ा है ना. तो सबसे बड़ा हम एक तरफ रखेंगे, √52 इज इक्वल टू बाकी दोनों का हम सम कर देंगे. यहाँ इक्वल लगाइए, √13 प्लस √13. ओके, अब देखिए √52 को जब आप सॉल्व करेंगे, 52 होता है 2 × 2 × 13, है ना, और 2 2 का एक 2 आप बाहर निकाल लेंगे. तो आई कैन राइट इट एज 2√13 इज इक्वल टू ये 1√13 प्लस 1√13, ये भी बन गया 2√13. सो सिंस दिस इज ट्रू, देयरफॉर वी कैन से दैट येस दे आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. ओके, I hope you understand this. Let's go to its OR part. It says check if this point and this point are equidistant from this and if C is the midpoint of this or not. हमने 2 बातें इसमें चेक करनी है. ठीक है, I और
जे का हमें देखना है कि जो सी है ये दोनों से इक्विडिस्टेंट है कि नहीं। तो यानी कि 0,1 ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अगर आपको याद हो। तो 0,1 हमने चेक करना है 5 - 3 और -4 6 से इक्विडिस्टेंट है कि नहीं, और दूसरा हमें चेक करना है कि इनका मिड पॉइंट भी है कि नहीं। तो पहले इक्विडिस्टेंट के लिए हम चेक करते हैं। लेट अस फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम जे। तो इट विल बी 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - -3 यानी 1 + 3 का स्क्वायर। एंड यू डोंट नीड टू पुट अ स्क्वायर रूट साइन ओवर हियर बिकॉज स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा अगर हम इसको इक्वल डिस्टेंस मानकर चलते हैं, ठीक है। और इधर हम ले लेते हैं 0 + 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। Let's calculate 0 - 5 is -5, its square is 25, 1 + 3 is 4, 4 square is 16, यहाँ पे 4 square is 16 प्लस 1 - 6 is -5 and its square is 25। तो वैसे तो हमें यहाँ नज़र आ ही रहा है बट सिंस इट इज़ नॉट MCQ वी नीड टू डू इट कम्प्लीटली। तो ये आ गया 41 = 41, ठीक है। सो येस वी कैन से दैट दे आर इक्विडिस्टेंट, ठीक है। और अगर आप स्क्वायर रूट भी लगाना चाहो तो स्क्वायर रूट आप लगा सकते हो और दोनों को अलग अलग भी शो कर सकते हो। इट्स योर विश, इट्स ओके। अदरवाइज आप शुरू में ले लो लेट CJ = CI, CJ = CI ले लो। सो CJ² = CI², और वो हमने शो कर दिया ट्रू है, तो येस दे आर इक्विडिस्टेंट। अब पर हमें यहाँ एक और बात चेक करनी है कि क्या ये इसका मिड पॉइंट भी है कि नहीं, तो वो चेक करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स फाइंड आउट मिड पॉइंट ऑफ JI, ठीक है। 5 + -4 दैट इज 5 - 4/2 -3 + 6/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, आ गया 1/2 3/2, ये आ गया हमारे पास। जबकि C की वैल्यू क्या है 0 1, तो क्लियरली दे आर नॉट इक्वल, है ना। इसलिए C इज नॉट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं है बट इक्विडिस्टेंट है। ओके, I hope you get it. Let's go further. It says if A, B and E lie on the same straight line, ठीक है, and B is equidistant also, find the position of E। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, सिर्फ equidistant का आप लगाएंगे तो नहीं बनेगा काम। हमें गिवन है ये सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं और B A और E से इक्विडिस्टेंट है, यानी अगर ये A है ये E है तो B ऊपर लाई भी कर रहा है और इक्विडिस्टेंट भी है। तो इन अदर वर्ड्स इट इज गिवन दैट B इज मिड पॉइंट, ये हमें गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है, ठीक है। तो B मिड पॉइंट है किसका, AE का, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट मिड पॉइंट ऑफ AE। इट इज 1 + A/2 4 + B/2, ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिया AE का, राइट। एंड दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू B विच इज 2, -3। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू सॉल्व। अब जब हम इनको इक्वेट कर देते हैं 1 + A/2 को हम 2 के इक्वल कर देते हैं तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 2 2 4 -1 3। और इसी तरह जब हम 4 + B/2 को -3 के इक्वेट कर देंगे तो B आ जाएगा -6 - 4, B आ जाएगा हमारे पास -10। ऑलराइट, सो पोजीशन ऑफ E हमारे पास क्या आ गई 3, -10। जब भी आपसे पॉइंट पूछा जाता है यू मस्ट गिव इट इन अ ब्रैकेट। आपसे ये नहीं पूछा फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। अगर आप यहीं पे अपना आंसर छोड़ दोगे ना तो यू विल लीव, आई मीन हाफ मार्क का मार्जिन छोड़ दोगे आप, राइट। यू विल इनवाइट डिडक्शन ऑफ हाफ मार्क। तो जब आपसे पोजीशन ऑफ E पॉइंट पूछा है तो आपको ब्रैकेट में 3, -10 देना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। केस स्टडीज आर रियली लेंथी, सो प्लीज़ एग्जाम में आपने टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है जो कि आपने एग्जाम में ध्यान देना है। लेट्स गेट टू द लास्ट केस स्टडी। चलिए लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इट्स फ्रॉम द टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, चैप्टर 9। वन इवनिंग कौशिक वॉज इन अ पार्क, children were playing cricket, birds were singing at on a nearby tree at a height of 80 meters। so ये एक important चीज़ आ गई हमारे पास कि height of tree is 80 meter, right। he observed a bird on the tree at an elevation of 45 degree। यहाँ पे उसने ये 45 के elevation पे bird को observe किया। diagram is already given, this is a very good thing, but if the diagram is not given then you have to make the diagram yourself, right। ये 45 पे उसने bird को observe करा और ये 80 की हाइट पे बर्ड इज़ देयर, राइट। बर्ड के लिए हम बी लिख देते हैं। एंड ही ऑब्जर्व्ड अ बर्ड ऑन द ट्री एट एन एलिवेशन ऑफ 45 व्हेन अ सिक्सर वाज हिट, अ बॉल फ्लू थ्रू द ट्री
फ्राइटनिंग द बर्ड टू फ्लाई अवे इन 2 सेकेंड्स। ये 2 सेकेंड्स में बर्ड ने फ्लाई किया, ठीक है, एट द सेम हाइट, और बर्ड ने सेम हाइट पे फ्लाई किया है। ये आपको याद है, अगर ये क्वेश्चन मिलता जुलता है जेट फाइटर प्लेन वाले क्वेश्चन से, उसी को घुमा फिरा के लैंग्वेज डिफरेंट हो गई, सिचुएशन डिफरेंट हो गई, डायग्राम इज ऑलमोस्ट द सेम। एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री एंड ऑन द बॉल फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम एट द सेम हाइट एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो बॉल को उसने 60 डिग्री की हाइट पे देखा और बर्ड को उसने 2 सेकेंड्स के बाद 30 डिग्री की एलिवेशन पे देखा, ओके। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर फॉलोइंग। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गई, तो अब लेट्स सी द पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट सेज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, राइट, कि कितने डिस्टेंस पे उसने ट्री को ऑब्जर्व करा। मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट BC, हमको BC निकालना है, ओके। तो कौन सा ट्राइंगल हम लेंगे? हम ट्राइंगल BC, और ये ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट है, हम इसको H नाम दे देते हैं। तो इन ट्राइंगल BCH हम लगाएंगे टेंजेंट 45। सो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 80 ओवर BC, एंड टेंजेंट 45 की वैल्यू में बताया कि 1 होती है। अगर आपको वैल्यूज़ नहीं पता तो प्लीज़ आप ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर 8 जो है वो मेरे चैनल पे है, आप बहुत ध्यान से उसको आराम से कीजिएगा। शॉर्ट्स में भी एक ट्रिक मैंने टेबल की आपको बताई हुई है। तो 1 इज इक्वल टू 80 ओवर BC, देयरफॉर BC कम्स आउट टू बी 80 मीटर्स। यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है, हाफ मार्क माइट बी डिडक्टेड फॉर यूनिट्स। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, इट्स 80 मीटर्स, ओके। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इट सेज हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन्ड टाइम, यानी 2 सेकेंड्स, ओके। ये पॉइंट हमें A दिया हुआ था, राइट। तो चलिए वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस AD डिस्टेंस हमें निकालना है जो उसने 2 सेकेंड्स में फ्लाई किया है, और AD जो है वो इसके इक्वल है BE के, यानी हमको डिस्टेंस निकालना है BE। तो BC हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अगर हम ट्राइंगल ADE को यूज़ करके अगर हम CE डिस्टेंस निकाल लेते हैं और CE में से हम CB को माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। CE डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे टेंजेंट 30। सो टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय CE, हाइट तो 80 ही है। सो 1/√3 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय CE। यहाँ से CE हमारे पास आ गया 80√3, ओके। और हमें डिस्टेंस कौन सा चाहिए? हमें डिस्टेंस चाहिए BE। तो BE किसके इक्वल है? BE को हम कह सकते हैं कि CE माइनस BC के इक्वल है, राइट। यहाँ से अब ध्यान से देखिए, CE में से अगर मैं BC माइनस कर दूँ तो BE बच जाएगा। सो माय आंसर इज 80√3, और BC क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो आपको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो 80√3 माइनस 80, सो आई गेट 80 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स। दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर, ओके। एंड स्टूडेंट्स, √3 की वैल्यू अब थोड़ा सा चेंज हो गए हैं रूल्स, कि अगर √3 की वैल्यू नहीं दी हुई तो आप मत डालिए, तो मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। बट येस, अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है दैट √3 इज 1.73 और 1.732, देन इन दैट केस यू मस्ट पुट द वैल्यू। पहले हम बहुत पहले मार्क्स काट लेते थे कि √3 की वैल्यू तो होनी ही चाहिए बिकॉज ये डिस्टेंस है तो इट शुड बी इन प्रॉपर मीटर्स, बट नाउ इट इज मार्क्स आर नॉट डिडक्टेड। एंड वैसे भी टाइम कम होगा पेपर में तो आप इसका रिस्क ले सकते हो। डू नॉट पुट द वैल्यू ऑफ √3, लीव योर आंसर लाइक दिस ओनली। नाउ लेट्स गेट टू इट्स और पार्ट। It says after hitting the tree, how far did the ball travel in the sky when Kaushik saw the ball? So ball ने ये distance travel करा है AF, क्योंकि उसने bird को hit किया ना, bird को hit करने के लिए F पे थी बॉल, A तक पहुंची, तो इसका मतलब हमको निकालना है AF। AF इसके इक्वल है, यानी हमको अब निकालना है BG, ठीक है। BG निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर मैं BC में से CG माइनस कर दूं मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। BC में ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में, CG निकालते हैं। CG के लिए हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल FBC, इसमें हम लगाएंगे टेंजेंट 60। सो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू 80 अपॉन CG, राइट। टेंजेंट 60 इज √3, सो √3 इज 80 अपॉन CG। यहाँ से मेरे पास CG की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। एंड
AF जो है वो BG के इक्वल है, सो BG कम्स आउट टू बी BC, that is 80 minus 80 divided by root 3. So this gives you 80 common, 1 minus 1 by root 3. इतने मीटर्स जो है ये हमारा आंसर हो गया. Again you can rationalize if you have time. No need to put the value of root 3, but you should rationalize if you have time. But अगर टाइम ना हो तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो. I hope you understand. Now let's get to the last part. The last part says what is the speed of the bird in meters per minute. ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि meters per minute. If it had flown 20 root 3 plus 1 meters, right? तो let us see. We know that speed is equal to distance upon time. राइट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हमें बताइए. देखो इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताती हूँ. DIST, डिस्टेंस के पहले 4 अल्फ़ाबेट. सो D फॉर डिस्टेंस, I फॉर इज इक्वल टू S फॉर स्पीड मल्टीप्लाई बाय T फॉर टाइम. राइट, सो D इज इक्वल टू ST. तो डिस्टेंस हमारा कितना है दिया ही हुआ है हमें. ये ईजी कर दिया इन्होंने काम कि डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दे दिया. इतना डिस्टेंस है, ठीक है. एंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2, राइट, 2 सेकेंड्स. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 2 सेकेंड्स तो है, तो आप इसे चलिए काट दीजिए पहले. तो ये 10 इंटू रूट 3 प्लस 1 आ गया, बट ये सेकेंड्स में है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको. तो यहाँ पे हम यहीं पे इंटू 60 कर सकते हो आप. तो ये आ गया आपके पास 600 इंटू रूट 3 प्लस 1. इतना मीटर्स पर मिनट इज योर आंसर. मैं इसको नीटली लिख देती हूँ सर. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि हमें मीटर पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है. सो दिस गिव्स यू 600 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर्स पर मिनट. तो ये आपको जिस यूनिट में आंसर मांगा उस यूनिट में आपने देना है आंसर, राइट. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द केस स्टडीज. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द केस स्टडीज एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू मैनेज द टाइम इन द एग्ज़ाम. इनको प्रैक्टिस करना है आपने अच्छे से. अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. इट रियली मोटिवेट्स मी. एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स. शेयर इट विद योर क्लासमेट्स, ट्यूशन मेट्स, और योर cousins or anybody whom you know is in 10th class, because these are really really important. And with this I have uploaded the whole complete CBSE sample paper, and I will try to upload more in the coming time. Till then, goodbye and thank you so much for watching. Do not forget to share and subscribe. Thank you so much.